हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू माइग्रेट ब्रेन्स। इस वीडियो में आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं चैप्टर 11 के एक टॉपिक जिसका नाम है ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं जापान के बारे में, और जापान अभी इस समय काफ़ी कुछ चेंजेस से गुजर रहा है। वो सारे चेंजेस जिसने जापान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ थ्रस्ट किया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुश किया एक तरीके से, उसी में अब एक एक्चुअली ये लास्ट वीडियो के ही कॉन्टिन्यूएशन में आप कह सकते हैं। ओवरकमिंग मॉडर्निटी इज इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो, जब आप वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशन में जो एक ट्रेडिशन वाला पार्ट है ना, वहीं पर इस वीडियो को आप रिलेट कर सकते हैं ओवरकमिंग मॉडर्निटी, यानी कि जो आधुनिकता की परिभाषा है, इसको अब जापान अपने तरीके से इसको ओवरकम करना चाहता है, यानी इसको एक तरीके से नियंत्रित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो क्यों ये मॉडर्निटी को ओवरकम करने की बात चल रही, व्हाई जापान इज इंटरेस्टेड इन दिस, और व्हाई देयर वाज नीड फॉर ओवरकमिंग दिस द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है यहाँ पे। लेकिन बात जो शुरू हो रही है ना, उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ, इसके पहले कि हम ओवरकमिंग मॉडर्निटी को डिटेल में समझेंगे और क्या क्या ओपिनियंस थे वहाँ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन दे वर प्रपोजिंग, किस तरीके के मत, किस तरह के ओपिनियंस वो सजेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा अभी होल्ड पे रख के और उस समय जापान की सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी उसको समझ लेते हैं, और उस दौरान फिर हम वापस से रिलेट करेंगे अपने ओवरकमिंग मॉडर्न। चैप्टर पूरा वही है, आई मीन टॉपिक पूरा वही है ना, टॉपिक आपका ओवरकमिंग मॉडर्निटी ही डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बैकग्राउंड बना रही हैं आपको ये समझने के लिए कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्यों हुई मॉडर्न या मॉडर्निटी की तरफ, जो ये एक रुझान, बदला हुआ रुझान जा रहा है जापान का, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो देखो क्या है, अराउंड 1930s एंड 1940s ये वो टाइम पीरियड है व्हेन नेशनलिज्म वाज एट इट्स पीक, है ना, जो राष्ट्रीयता है वो अपने पीक की तरफ है, और जापान में बड़े लेवल पर नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा रहा है, ये पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। विद हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल इन ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में एब्सोल्यूट कंट्रोल स्थापित करके वहाँ पे जापान का जो एम्परर है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी चला रहा है, जापान कंट्री को भी चला रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है सोशल पॉलिटिकल चेंज, वो किस तरफ टारगेटेड है, वो टारगेटेड है जापान को ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज करने और एक बड़ा मिलिट्री पावर बनाने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म, इस बात को समझेंगे हम, स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेशनलिज्म started in Japan in response to that Meiji Restoration, or you can say during the Meiji Restoration in response to that colonial fear। ठीक है, जापान में कब शुरू हुआ ये नेशनलिज्म? तोकुगावा फैमिली के अपरूट होने के बाद। ठीक है, जब मैथ्यू पेरी आया, वो पूरा आपको इंसिडेंट याद होगा पिछले वीडियो से कि जापान में जब यूएस इंटरवेंशन शुरू हो गया, मैथ्यू पेरी आया और एक्ट ऑफ सेक्लूजन को ख़त्म करने, या जापान की जो सेक्लूजन वाली पॉलिसी थी उसको ख़त्म करने के लिए जब यहाँ पे प्रेशर डाला गया, उसी दौरान तोकुगावा फैमिली को हटाया गया, वहाँ से डिपोज किया गया, और उसके बाद जापान में नेशनलिज्म की बात शुरू हुई। द एंटायर जापान इज एडमिनिस्ट्रेटिवली वन, है ना, ये कहा जाने लगा, और वो जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो नेशनलिज्म वहीं से आया। अब नाउ स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म, स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म या स्टेट फंडेड नेशनलिज्म आप कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये इस बात को इंडिकेट करता है दैट द गवर्नमेंट, सरकार भी जो है वो क्या चाहती है कि लोग एब्सोल्यूट नेशनलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हो। जो भी गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो मिलिट्री कंट्रोल हो एब्सोल्यूट, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो एब्सोल्यूट, इसको जस्टिफाई किया जा रहा था यहाँ पर। तो एम्परर का ये मानना था या काउंसिल का ये मानना था कि लोग भी जो है वो इस कॉज को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है ये कि इसको सपोर्ट किया जाए। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, डिसेंट्स होंगे, मतों में भेद होंगे, ओपिनियंस में डिफरेंसेस होंगे, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंटरनल कंसोलिडेशन में भी, और बाहर के लोगों को भी फिर मौका मिल जाएगा। तो स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रीयता है उसमें
द पीपल शुड इंक्लाइन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट इज द बेस्ट, गवर्नमेंट कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैट्रियोटिज्म ठीक है, आपका देश के प्रति प्रेम जो है दैट इज ठीक, वो ठीक ठाक है, लेकिन आपको इस बात पर भी पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो एम्परर है, जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए, वो सबसे मतलब सबसे फॉरमोस्ट इंटरेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज वही है, वो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग चल रही है इस समय। ये है स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म का वहां पर एसेंस। सो स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म वाज एट इट्स पीक इन 1930s एंड 1940s। 1930 से 40 ये जो दशक है, ये जो डिकेड है, इन दिस डिकेड दिस स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म वाज एट इट्स पीक, अपने चरम सीमा पर थी। और इस नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने, जस्टिफाई करने, ठीक है, और इसको सस्टेन करने के लिए जापान ने बहुत सारे वॉर भी किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये जो वॉर लड़े जा रहे थे ना, ये वॉर इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि आप कह सकते हो कि जापान इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इट्स न्यू आइडेंटिटी। वो यूरोप जो दुनिया भर के देशों को कॉलोनाइज कर रहा है, वही जापान भी करना चाहता है, ठीक है। और इस कॉलोनाइजेशन के लिए उसने अपने आसपास के देश, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मंचूरिया की, ठीक है, चाइना का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, मंचूरिया है ना, और आपका पर्टिकुलरली आपका जो चाइना है ना, 1937 में अटैक किया ही, जिसकी वजह से थर्ड आपका मतलब वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बैकग्राउंड है वो भी क्रिएट हुआ है ना। So these attacks, these invasions were, you can say, a kind of securing interests, colonial interest, और अपने उन ये जो स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रीयता, इसको जस्टिफाई करने के लिए था, क्लियर है, अपने आप को भी एक पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए था। सो जापान लॉन्च्ड वॉर्स टू एक्सटेंड इट्स एम्पायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एशिया में, क्योंकि ये ज़रूरी था। जापान में इस समय जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जापान में जो इस समय स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, उनका ओपिनियन भी यही है कि जापान शुड इन्वेड द नेबरिंग टेरिटरीज, जापान को जो अपने पड़ोसी टेरिटरीज हैं वहाँ पर इन्वेजन, वहाँ पे अटैक करना भी चाहिए, ज़रूरी है ये, क्लियर है। सो अराउंड 1931, दिस इज 1931 एक्चुअली, नॉट 1951, डोंट मिस्टेक इट, 1931, ये 1931 है। तो इन 1931 इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, ठीक है, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मंचूरिया का एरिया मिलेगा। यहाँ पर मंचू ट्राइब्स हैं बेसिकली, है ना, दीज आर बेसिकली द ट्राइब्स, द मंचू ट्राइब्स, और उन्हीं के हिसाब से ये एरिया मंचूरिया कहलाता है। और मंचूरिया आपको ही पता है चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ। देन इन 1937 ही अटैक द मेन लैंड ऑफ चाइना, चाइना की मुख्य भूमि की तरफ अटैक करेगा। और यहीं से जो बैकग्राउंड सेट हो रहा है ना, वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सेट ही हो रहा है, क्योंकि चाइना में बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो यूनाइटेड किंगडम और इन सब के भी। जापान अगेंस्ट में क्यों चला गया, यूएस यूके इनके अगेंस्ट में क्यों चला गया, कि उसने ट्रीटी साइन कर लिया। आप देखोगे अगला हमारा जो डिस्कशन है उधर जा ही रहा है। जापान ने क्या किया, ऑन 27 सितंबर 1940 एंटर्ड इनटू अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट। जापान क्या करेगा, जर्मनी और इटली के साथ में त्रिपक्षीय समझौता हुआ, यहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ, व्हेन ऑन सितंबर 27 1940। सो व्हाट वाज द रीजन, रीजन सिर्फ यहीं पर है, जापान के भी कॉलोनियल इंटरेस्ट जो है, जापान के जो औपनिवेशिक इंटरेस्ट्स हैं, दे आर समवेयर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि चाइना जो एक मेन लैंड है, इस चाइना के मेन लैंड में यूनाइटेड किंगडम, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इंडिया में कॉलोनाइजेशन ऑलरेडी चाइना ब्रिटेन का था, और उनके कॉलोनाइजेशन की वजह से काफ़ी पहले से चाइनीज़ वर हैविंग देयर आइज ऑन चाइना, ब्रिटिशर्स वर हैविंग देयर आइज ऑन चाइना। तो अंग्रेज़ों की आंखें पहले से चाइना में थी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, दे वर लुकिंग एट द चाइना कि उसको भी पूरी तरह से कॉलोनाइज करना है। इसके अलावा अमेरिका अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता था, उसका तो प्रॉपर ट्रेड इन्वेस्टमेंट था ही अच्छा खासा, और जापान के रास्ते जाता था। यही रीज़न था कि जापान को उसने फोर्स किया था अपने ट्रेड जो पैक्ट्स हैं, ट्रेड जो एक्ट्स हैं, एक्ट ऑफ सेक्लूजन है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, है ना। तो इस समय इन 1940 जापान
क्रिएटेड अलायंस विद जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली के साथ ही क्योंकि जर्मनी और इटली उस समय यूरोप में एक नए ऑर्डर को बनाने के लिए क्या थे, आगे आ रहे थे। दे वर जस्ट क्रिएटिंग द न्यू ऑर्डर, ठीक है, न्यू ऑर्डर इन यूरोप। आपको ही पता है बहुत अच्छे से, अब वो कहानी पूरी अलग है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की जो बैकग्राउंड है, जो कहानी, वो है ही नहीं आपके हिस्ट्री में, अदरवाइज वो हम डेफिनेटली यहाँ पे कवर करते और एक अलग ही मुद्दे की तरफ जाते। सो जर्मनी एंड इटली दे वर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर। आपको ही पता है हिटलर, है ना, अपनी जर्मनी की पावर को, बाउंड्रीज को किस तरह से बढ़ा रहा था, ठीक है, और एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा था। इटली में भी मुसोलिनी का यही सिचुएशन था, ठीक है। तो हिटलर और मुसोलिनी दोनों मिलकर यूरोप में एक नया जो ऑर्डर है, एक नई परंपरा है, एक नया यूरोप है, उसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे थे। और इस ट्रीटी के तहत इन दोनों देशों ने जापान को ईस्ट एशिया में एक नया ऑर्डर क्रिएट करने वाला कंट्री माना। तो जापान को ईस्ट एशिया में जो रुतबा चाहिए था, ईस्ट एशिया में जो आइडेंटिटी चाहिए थी, वो आइडेंटिटी इसने कोशिश, तो ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर ना किया हो। उसने यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी मिलकर अपनी इस आइडेंटिटी को वैलिडेट करने की कोशिश की कि ईस्ट एशिया में आई एम द किंग, और ईस्ट एशिया में बेसिकली आई एम द कंट्री जो कि डेवलप भी है, तो उसको उन एरियाज़ को कॉलोनाइज करने का राइट भी है, उसके जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। और जो रेशियल इक्वालिटी है, उस रेशियल इक्वालिटी के कंसेप्ट को भी जो जापान है यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जब रखी जाएगी तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन जापान का जो मेन इंटेंशन था वो था ही यही कि हम रेशियल इक्वालिटी में आएँ, ठीक है। हम भी वही हो गए, है ना, कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हम भी वही हैं जो यूरोपियन है, बिकॉज वी आर ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड, वी आर ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो अब ये जो इनके इंटरेस्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे थे, ये जो इनके इंटरेस्ट्स एक दूसरे के से एंटागोनिस्ट थे, अपोजिट में थे, इसी इंटरेस्ट को लेके एक कड़वाहट का, बिटरनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। और चूंकि जापान ईस्ट एशिया में अपना जो एक्सपांशन है, अपना कॉलोनाइजेशन है, इससे वो थ्रेट महसूस कर रहा था, ठीक है, स्पेशली कौन सी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थ्रेट महसूस कर रहा था। तो उसने एज अ प्रिवेंटिव मेजर, आप कह सकते हैं एज अ वार्निंग, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 अटैक्ड ऑन द नेवल बेस ऑफ अमेरिका नोन एज पर्ल हार्बर, ठीक है। तो नियरेस्ट वहीं पर था पैसिफिक में, और वहीं पर अटैक कर दिया जापान ने पर्ल हार्बर में 7 दिसंबर 1941 को। अब यहाँ से पूरा जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो चेंज हो गया, क्लियर है। अब इस सिनेरियो में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है दैट वाज कंप्लीटली चेंज। इस समय वॉर की सिचुएशन इमर्ज हो गई, वॉर की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी, और इस वॉर की सिचुएशन में गवर्नमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था पब्लिक के साथ, ठीक है, या पब्लिक से कह सकते हैं, और जो भी सिविक बॉडीज़ थी, इसके अलावा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, क्योंकि अब वॉर के कॉज को सही भी ठहराना था, और वॉर का जो कॉज था वो अब समझ रहे हैं आप, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन गया, अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था, इसलिए उसके प्रति सपोर्ट चाहिए था। और अब बहुत बड़े लेवल में जापान में जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा, दैट वाज एट इट्स पीक, वो अपने पीक पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने क्या कहा कि द नेशनलिज्म वॉज एट इट्स पीक, द स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म वॉज एट इट्स पीक अराउंड 1930 to 1940, 1930 से 40 के बीच में वहाँ पर स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म अपने पीक पर रहेगा, क्लियर है। इस समय सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण समाज पर बढ़ना शुरू हो गया, ग्रेटर कंट्रोल ऑन द सोसाइटी। उसका जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, बिकॉज गवर्नमेंट हर एक कॉज को क्या है, अब सही ठहराना चाह रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड करना चाह रही है, वॉर के क्लॉज को भी सही ठहराना चाह रही है, ठीक है, वॉर में मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, टैक्सेशन हैवी करना, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा सोसाइटी में तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेस्ट मूवमेंट्स फेस करने पड़ जाएंगे आपको, और अगर आप इस समय प्रोटेस्ट मूवमेंट पे ध्यान देना शुरू करोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपको वॉर की तरफ फोकस करना। इसलिए जैसे ऐसे लोग जो डिसेंट रखते थे, थोड़ा सा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे जापानीज गवर्नमेंट के साथ में, और जापान के इस एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ कह दूं मैं, या जो अब नया नेशनलिज्म जा रहा था जापान का जिसकी तरफ, उसको
प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बड़े पैमाने पर कुचला गया और उनका इम्प्रिजनमेंट किया गया। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बड़े लेवल पर उनको जेलों में भरा गया। क्लियर है। और अपने कॉज को सही ठहराने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियोटिक सोसाइटीज को प्रमोट करना शुरू किया जापानीज गवर्नमेंट ने। पैट्रियोटिक सोसाइटीज का जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि ये पैट्रियोटिक सोसाइटीज जापानीज गवर्नमेंट के वॉर कॉज को भी सपोर्ट करेंगे और उनके इस कॉलोनाइजेशन को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनके इस ईस्ट एशिया में जो एक एडवांसमेंट चल रहा है, इस एडवांसमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो जापानीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनको वो सपोर्ट करेंगे। सो फॉर दीज पर्पज द पैट्रियोटिक सोसाइटीज वर फॉर्म इन द जापान, और स्पेशली युद्ध का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा, तो वॉर कॉज का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए था। बहुत सारी पैट्रियोटिक सोसाइटीज, मैक्सिमम पैट्रियोटिक सोसाइटीज में तो आपको वुमेन्स मिलेंगी, वुमेन्स सपोर्टेड दिस मूवमेंट, स्पेशली द कॉज ऑफ वॉर। क्लियर है। अब इसी सिचुएशन के दौरान, ओके, इसी सिचुएशन के दौरान स्पेशली जब आपका ये पर्ल हार्बर का इवेंट हो गया, पर्ल हार्बर के इवेंट के बाद की सिचुएशन में बता रहा हूं कि नाउ जापान वांटेड टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद द वेस्ट। अब जापान अपनी रिलेशनशिप को, अब हम वापस से आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पर। मैंने पहले कहा था ना कि शुरुआत में आपको एक उस समय का सोशियो पॉलिटिकल इवेंट समझ लेना है कि जापान में जो सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं वो हो क्या रहे हैं। क्लियर है। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस ओवरकमिंग मॉडर्निटी, दिस डिस्कशन ऑन ओवरकमिंग मॉडर्निटी कि ये है क्या बेसिकली। तो ऐसे सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन में, जबकि अभी तक ये यूनाइटेड किंगडम और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे वर सपोर्टिंग इवन इन सम सिचुएशंस टू द जापान। ठीक है, तो अब वापस से जिनको फॉलो कर रहा था जापान और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इवाकुरा मिशन पहुंचा, इवाकुरा मिशन ने जहां की चीज़ों को स्टडी किया और उसी यूनाइटेड किंगडम के और उसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तर्ज पर यहाँ मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। तो जिनको देखकर, जिन कंट्रीज को समझकर जापान ने अपने यहाँ आधुनिकता को स्थापित किया था, अब उस आधुनिकता से कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उसको रीडिफाइन किया जाए। तो होपफुली आपको ओवरकमिंग मॉडर्निटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाई द जापान नाउ वांटेड टू ओवरकम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, बिकॉज जापान वांटेड टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि अब जापान क्या है, अपनी जो आधुनिकता की परिभाषा है उसको अब परिवर्तित करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया 1943 में। अब ये ओवरकमिंग मॉडर्निटी जो है, एक्चुअल में दिस वाज अ सिंपोजियम, दिस वाज आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, एक कह सकते हैं समिट काइंड ऑफ थिंग, है ना, सम्मेलन जैसा हुआ वहाँ पे। तो 1943 में देयर वाज अ इन्फ्लुएंशियल सिंपोजियम व्हिच हैपेंड। ठीक है, इस 1943 के सिंपोजियम में तमाम जापान के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, स्कॉलर्स थे, अलग अलग फील्ड में पॉलिटिशियंस थे, मतलब डिफरेंट फील्ड में जो भी पीक पे हैं या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल सिंपोजियम इसीलिए इसको कहा जा रहा है, बिकॉज दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड और पार्टिसिपेटेड इन दिस सिंपोजियम, यू नो, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स पार्टिसिपेटेड। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, चाहे वो कला के क्षेत्र के हों, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र के हों, चाहे वो इतिहास के क्षेत्र के हों, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हों, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड से हों। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड से लोग जो थे, स्कॉलर्स जो थे, वो आए और उनके डिस्कशन का जो टॉपिक था दैट वाज ओवरकमिंग मॉडर्निटी। नाउ हाउ टू डिफाइन द रिलेशनशिप, हाउ टू रीडिफाइन दिस रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, ये बेसिक उनका डिस्कशन का मुद्दा था, ओवरकमिंग मॉडर्निटी, कि हम आधुनिकता की परिभाषा को रिडिफाइन कैसे करें और कैसे इस मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट से हम ओवरकम हो। क्लियर है। इस डिबेट में जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स ने जब डिस्कशन शुरू किया तो उनका कहना ही यही था कि नाउ वी आर इन द कंडीशन ऑफ डायलेमा, अब हम दुविधा में हैं। हमारे आगे डायलेमा जो है वो ये है कि हम बहुत बड़े लेवल पर ये फेस कर रहे हैं कि हाउ टू कॉम्बैट द वेस्ट वाइल बीइंग मॉडर्न। ठीक है, अब आपकी पश्चिमी देशों के साथ में जंग छिड़ी हुई है। नाउ जापान इज फाइटिंग, एक्सिस पावर्स जो थी दे वर फाइटिंग विथ एलाइड पावर्स, एलाइड फोर्सेस। ठीक है, सो सिंस देयर वाज अ बैटल विद द और बिटवीन द एक्सिस एंड एलाइड, तो अब आप जिनको फॉलो करके
जिनकी चीज़ों को फॉलो करके, जिनके कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को, जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके आपने अपने कंट्री में मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, नाउ यू आर फाइटिंग विद दोज पीपल, देयर आइडियोलॉजी। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आइडियोलॉजी की भी फाइट्स थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आइडियोलॉजीज की भी फाइट्स थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये उभर के आ रहा था कि अब हम क्या करें, अब हम पश्चिम देशों के साथ युद्ध में भी हैं, सो हाउ टू कॉम्बैट। अब हम ये दुविधा फेस कर रहे हैं, जापान एक बहुत बड़े डायलेमा में है, जापान ऐसी बहुत बड़ी दुविधा फेस कर रहा है, ऐसे दो राहे पर खड़ा है, जब उसको अब ये डिसाइड करना है कि हाउ टू कॉम्बैट द वेस्ट। पश्चिम के साथ युद्ध भी करना है, पश्चिम के साथ हम लड़ भी रहे हैं, तो पश्चिम के साथ हम लड़ते भी रहें वाइल बीइंग मॉडर्न, और आधुनिक भी बने रहें। क्योंकि अभी तक नॉर्मली मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे डिस्कशन जो किया, ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा, बीइंग मॉडर्नाइज इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अगर आप आधुनिकता को पश्चिमीकरण से नहीं जोड़ रहे हैं तो ये ऐसे ही हो गया जैसे फूल को उसकी खुशबू से अलग कर देना, समझ रहे हैं आप, है ना। कोई भी आप मीठी डिश खा रहे हैं, है ना, जैसे आप मिठाई खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो उसमें से उसकी मिठास अलग कर देना, उसका टेस्ट अलग कर देना, तो ये चीज़ तो पूरा अलग ही हो जाएगा, ये पूरा डिफरेंट ही हो जाएगा ना। अगर आप कोई फूल है, खुशबू है, गुलाब का फूल है, आप जैसे उसको इनहेल करते हैं तो देखते हैं कि उसमें से बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है कि नहीं। तो अब आप फूल को उसकी खुशबू से कैसे अलग करेंगे, क्योंकि दुनिया में, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन नहीं किया ना कि अगर कोई सूट, कोट, पैंट, टाई, हैट ये सब लगा रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो उसको सिविलाइज्ड और मॉडर्नाइज माना गया। तो सिविलाइज और मॉडर्नाइज माना गया ना, मतलब ये कहाँ से आया, वेस्ट से आया ना। भारत के लोग तो सूट, कोट, पैंट पहनते नहीं थे, वो वेयरिंग धोती, कुर्ता और इस तरीके से चीज़ें पहनते थे, है कि नहीं। तो अब जब आपने धोती कुर्ता को छोड़ दिया और अगर आपने सूट, कोट, पैंट पहनना शुरू किया, इन समवेयर यू कंसीडर दैट अटायर, दैट ड्रेस एज मोर मॉडर्न। अपनी ड्रेस से तो थोड़ा सा मॉडर्न आपको लगा ना, तब जाके आपने, और कब लगा, जब यूरोपियंस आपके देश में आए और उन्होंने कहा कि भैया ये क्या पहनते हो, ये ऊटपटांग चीज़ें, हमारी तरह ये पहनो, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, और ये जो है वो मॉडर्न ड्रेस है, ये सिविलाइज्ड ड्रेस है। तो समझ रहे हो आप, ये इसका मनोविज्ञान समझो, यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना। सो बीइंग मॉडर्नाइज, अगर आप आधुनिक हैं, ठीक है, इसका मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप वेस्टर्नाइज नहीं हैं, ठीक है। If you are modernized, then definitely you will say you are inclined towards the West. But here is the question, यहाँ पर प्रश्न क्या है, how to combat the West, पश्चिम के साथ कैसे लड़ें while being modern, आधुनिक भी बने रहें और पश्चिम के साथ लड़ें भी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मामला बढ़िया हो जाता था, बढ़िया जम जाता था। क्यों मामला जम जाता था बढ़िया? क्योंकि आप ये कह देते थे कि भाई हम पश्चिम की तरफ हैं। आपको पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो क्या बताया मैंने कि जापानीज स्कॉलर क्या कह रहे थे कि जापान शुड शेड इट्स आइडेंटिटी ऑफ एशिया, एशियन आइडेंटिटी को जापान को गिरा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और जापान को अपने आप को यूरोप का हिस्सा मानना शुरू कर देना चाहिए, वेस्ट का हिस्सा मानना शुरू कर देना चाहिए, पश्चिम का हिस्सा मानना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह की बातें तक होनी शुरू हो गई थी। अब उसी पश्चिम से जब आपको लड़ना पड़ रहा है, उसी पश्चिम के साथ जब आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए, नाउ हाउ विल यू जस्टिफाई दोज डिफरेंसेस? अब आप उन डिफरेंसेस को कैसे जस्टिफाई करोगे? ये प्रश्न आपके सामने है, आंसर दीजिए। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, हमारा अपना वर्जन है मॉडर्निज्म का या मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भले हैं, झगड़ा तो होता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमने उनकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन वो हमें तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। हमारा जो रेशियल डिफरेंस का क्लॉज था, ये सब जो जापानीज चाह रहे थे वो ना हो। ईस्ट एशिया में जापान की सुपीरियरिटी जो जापान खुद चाह रहा था, उसको चैलेंज मिल रहा था यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इन सब के चलते उसने कहा अब युद्ध लड़ो, और क्या है कि नहीं। नाउ देयर वाज अ स्कॉलर सैबुरो। तो सैबुरो जो है वो उस समय स्कॉलर है, उन्होंने प्रश्न किया, पोज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रेस्क्यू। देखो ये एक म्यूजिशियन है, एक बहुत बड़े स्कॉलर है, म्यूजिशियन है ना, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो वही जो डिस्कशन अभी फूल की खुशबू है ना, उसी को एक प्रश्न के तौर पर रख रहे हैं ये। तो ये क्वेश्चन रखना उनको उनके डेप्थ को बता रहा है। देखो कि उस समय बड़े लेवल पर जापान में ये डिस्कशन चल रहा था और उसका जो गंभीरता है उसको भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। तो उनका ये कहना है कि देखो जैसा कि हम म्यूजिक, जापानीज म्यूजिक की बात करते हैं, हाउ टू रेस्क्यू म्यूजिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन, ठीक है, जैसे हम जापानीज म्यूजिक की बात करते हैं
तो जापानी म्यूज़िक जो है, जापानीज़ म्यूज़िक जो कुछ भी है, इसको जब आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में बजाते हो, ठीक है, तो ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में जब बजाते हो आप, तो इसका वेस्टर्नाइजेशन आपने कर दिया थोड़ा सा, तो हो सकता है ये सुनने में अच्छा भले लगता हो, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलेशन देता हो आपको, बाहर से आपके कानों को उद्दीप्त करता हो, एक्साइट करता हो, स्टिमुलेशन देता हो ना, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देता होगा आपको, सेंसेस को आपकी जो है वो एक्साइट करता होगा, सुनने में अच्छा लगता होगा, ठीक है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा ये एक अलग चेंजेस, वाइब्रेशंस देता होगा, बट इट इज नॉट टचिंग योर सोल। हाउ टू रीस्टोर इट टू द आर्ट ऑफ द स्पिरिट। इसको सेंसरी स्टिमुलेशन, कानों को अच्छे लगने वाली चीज से हटा के आत्मा को तृप्त करने वाली चीज तक कैसे पहुंचाएं। क्लियर है? सो अब हम म्यूजिक सिस्टम को, हाउ टू रेस्क्यू म्यूजिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन। क्यों? अरे भाई, ये जो वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हो, ये वेस्टर्नाइजेशन अब जब आपके कपड़ों से लेकर, आपके क्लॉथ से लेकर आपके विचारों तक में स्थापित हो गया है, ठीक है, आपके थॉट्स तक में चला गया ना, विचारों तक में चला गया, और जब विचारों में चला गया है तो फिर अब बचा क्या? आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा, आपके खाने में, आपके पहनने में, आपके सोचने में, आपके विचारने में। तो म्यूजिक सिस्टम क्यों छूटा रह जाएगा? म्यूजिक सिस्टम अनटच्ड थोड़ी रहेगा, म्यूजिक सिस्टम भी उसमें आ गया। हर एक विधाएं, हर एक जो आर्ट, हर एक आर्किटेक्चर, हर एक चीज़, स्किल, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ वेस्टर्नाइज हो चुकी थी ना। जापान ने तो सब कुछ वेस्टर्नाइज करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? निशितानी केजी, there was another scholar, define this modernization, this word modernization. So he defined the modern, आधुनिकता को इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की कि आधुनिकता है क्या। So he defined that modern simply means unity of three streams. आधुनिक होने का मतलब क्या है? देखो, अगर हम कहते हैं कि आधुनिकता है तो आधुनिकता का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा देखो आधुनिकता का मतलब तीन चीजें हैं। पहली चीज है रेनेसांस। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेनेसांस क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल में डिस्कशन भी किया है रेनेसांस के बारे में, ठीक है। तो जब आपने डिस्कशन किया था उस दौरान हमने क्या पढ़ा था रेनेसांस में, कि हमारा जो यूरोप है, इस यूरोप में जब रोमन एम्पायर था तो रोमन एम्पायर वाज कंसीडर्ड एज द क्लासिकल एज। उसके बाद आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ईस्टर्न थोड़ा सा यूरोप जो है, चूंकि इट वाज इन द टच विथ मिडिल ईस्ट, एशिया एंड द एशियन कंट्रीज थ्रू द ट्रेड रिलेशन, तो ईस्टर्न तो थोड़ा ठीक है, बट द वेस्टर्न यूरोप पूरी तरीके से चीजों को भूल गया। वेस्टर्न यूरोप फ्यूडलिज्म में चला गया, और फिर आपने पूरा फ्यूडल सिस्टम पढ़ा, वहां पे 3 स्टेट्स पढ़े, वहां पे क्लर्जी है ना, और नोबेल्स के बारे में आपने पढ़ा, पूरा लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा आपने। तो अगेन व्हेन द ट्रेड रिलेशंस स्पॉइल्ड, ठीक है, अभी भी ट्रेड रिलेशन जब तक थे वेस्ट ईस्ट के बीच में तब तक ठीक था, लेकिन बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आप को इन एरियाज में थोड़ा सा, इनके साथ जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ, वापस से ट्रेड हुआ, तो इन आइडियाज के कांटेक्ट में वापस आए। इन आइडियाज के कांटेक्ट में जो वापस आए तो इसी को रेनेसांस कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह थे जिन्होंने ये बताया कि यार यूरोप में तमाम बहुत सारी आइडियाज थी रोमन साम्राज्य के ज़माने में जो पहले से थी। फिर इन्होंने एज ऑफ डिस्कवरी शुरू करी और तमाम दुनिया भर में एक्सप्लोरेशंस किए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करा। तो ये रेनेसांस का पीरियड है। पुनर्जागरण मीन्स वो यूरोप जो सो रहा था, जिसको अपने बारे में पता नहीं था, जो अपने पुराने कल्चर ट्रेडिशन को भूल गया था, उसने रिवाइव किया वो सब कुछ। क्लियर है? इसके बाद प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो आपको भी पता है कि जब रेनेसांस हुआ तो रेनेसांस के बाद में स्पेशली जो रिलीजन था आपका, रिलीजन के फील्ड में जो करप्शन था, इस करप्शन को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के थ्रू वाइप आउट करने की सोची गई, वाइप आउट करने की, अपरूट करने की सोची गई, ठीक है। यानी कि रिलीजन में भी रिफॉर्म्स हुए। क्लियर है? प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए, जिन्हें हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया, या आप कह सकता हूं मैं कि प्रोटेस्ट मूवमेंट को बेसिकली थ्रस्ट दिया, शुरू किया। क्लियर है? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की वजह से रिफॉर्मेशन हुए, बहुत बड़े लेवल पर सुधार हुए, ठीक है। प्रोटेस्ट लीड्स टू रिफॉर्मेशन। जब प्रोटेस्ट हुआ तो बड़े लेवल पर पहले तो सप्रेशन हुआ, लेकिन बाद में इनको, इनकी करतूतें ध्यान में आ गई। इनको लगा यार देखो कर तो गलत रहे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोप जो थे, है ना, उस समय यूरोप के, वो तो मतलब गलत काम करने के को भी इस तरह से जस्टिफाई करते थे जैसे वो इंसान है ही नहीं, वो भगवान ही है इस धरती पे। क्लियर है? जैसे लेटर ऑफ इंडल्जेंस बेचना,
ठीक है। लेटर ऑफ इंटेलिजेंस जैसी फालतू चीज़ें जो है अगर बना सकता है कोई इंसान, तो उससे ज़्यादा फालतू चीज़ें तो होंगी नहीं दुनिया में, क्लियर है। तो रिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन मतलब चर्च रिफॉर्म्ड, चर्च स्टार्टेड रिफॉर्मिंग इटसेल्फ, चर्च में बहुत सारे बड़े लेवल पर रिफॉर्म हुए। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस, मीन्स earlier people were attracted towards the कौन सी चीज़ों के प्रति, सुपर नेचुरल चीज़ों के प्रति, बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंक्लिनेशन। तो रिलीजियस इंक्लिनेशन की वजह से जो सुपर नेचुरल चीज़ें थी उनमें ज़्यादा ध्यान रहता था लोगों का। और इस नेचर के बीच में मटेरियल साइंस की बात कर दूं मैं, नेचुरल साइंस की बात कर दूं मैं, तो इधर इनका कम इंटरेस्ट रहता था, इस तरफ ये नहीं देखते थे, क्लियर है। बीच में ये गैप हो गया वहां पे। तो राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस यानी वापस से जो प्रकृति विज्ञान है, नेचर का साइंस है, हाउ द नेचर वर्क्स। आपने देखा कोपरनिकस जैसे लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए और साइंस को चैलेंज मिला, वो साइंस जो बाइबल से निकल के आता था और सिर्फ फेथ के ऊपर डिपेंडेंट था या सिर्फ कहीं सुनी बातों के ऊपर डिपेंडेंट था, वो साइंस अब क्या हो गया, वो साइंस अब रेशनल हो गया, वो साइंस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो गया, क्लियर। सो ये पूरी चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दी, इसके ऊपर तो हमने पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है, वहाँ पे वीडियोस पड़े हैं आपके इसी 11th क्लास में, आप देख सकते हैं। सो उनका कहना था, मिस्टर केजी वाज सेइंग दैट मॉडर्न सिंपली मीन्स यूनिटी ऑफ 3 स्ट्रीम्स ऑफ वेस्टर्न थॉट, यानी आप पश्चिम के 3 विचारों को अगर एम्बाइब करके 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब आप वेस्टर्नाइज हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर पश्चिम के देश भी आज इस एडवांस कंडीशन में पहुंचे हैं तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने यहाँ पुरानी जो चीज़ें थी उनको पहले पहचाना, आइडेंटिफाई किया, रेनेसांस, फिर उनमें जो खराब चीज़ें थी उनको रिफॉर्म किया और इसके बाद साथ साथ उन्होंने मटेरियल एडवांसमेंट किया। इस मटेरियल एडवांसमेंट की वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो दिस इज, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअल में क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्न थॉट का एसेंस है, क्लियर है। उन्होंने कहा कि देखो अब ऐसा है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके, अब हमारे यहाँ रेनेसांस जैसा नहीं है बट फिर भी उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि जैसे मान लो पुराने समय में एम्परर है, एम्परर के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से क्या कर दिया गया था, मतलब इतना रिलीजियस बना दिया गया कि वो आम जनता या आम एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हो गया, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट बन के रह गया, राजा सम्राट। और जो शोगुन्स थे, द रिप्रेजेंटेटिव, द मिलिट्री डिक्टेटर, दे स्टार्टेड रूलिंग, क्लियर। तो फ्यूडल सिस्टम हो गया। उसके बाद अब हम जब मॉडर्न एरा में इंटर हुए हैं, दिस मॉडर्न एरा इज लाइक रेनेसांस फॉर अस। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को वापस से किया, रेक्टिफाई किया, तो रिफॉर्मेशन हो गया, रेनेसांस भी हो गया हमारे यहाँ। अब बात आती है थोड़ा मटेरियल एडवांसमेंट की, तो वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो सब हम कर ही रहे हैं। अब हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम अपने प्लेस को थोड़ा सा तलाशे दुनिया के नक्शे पर, हम अपनी आइडेंटिटी को सेपरेटली क्रिएट करें। कब तक हम सिर्फ पश्चिमी देशों की आइडेंटिटी को लेकर घूमेंगे, क्लियर। तो उनका ये कहना था कि जापान मोरल एनर्जी, जापान की जो नैतिक शक्ति है, मोरल एनर्जी थी, जापानीज का भाग्य कह दो, जापानीज आप कह दो कि अगर एक तरीके से जो भी स्पिरिचुअल पावर थी उनकी, है ना, उसने उनको कॉलोनाइज होने से बचा लिया, ठीक है, हेल्प्ड इट टू एस्केप कॉलोनाइजेशन। जापान की मोरल एनर्जी की वजह से, यहाँ की नैतिक शक्ति की वजह से जापान के लोग बच गए, अपने विजन को कह दो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन से बच गए वो। आज यूरोप डोमिनेट नहीं है जापान की धरती पर, क्लियर है। नाउ इफ जापान्स ड्यूटी टू एस्टैब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, लेकिन अब जापान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि एक नया ऑर्डर क्रिएट हो, एक नए तरीके का संसार बने। इस तरीके के संसार में हम क्या करें, अपने आइडियाज को प्रमोट करें, एक नए विजन को प्रमोट करें, दैट वुड इंटीग्रेट साइंस एंड रिलीजन, क्लियर है। एक नए तरीके का विज्ञान, एक नए तरीके का धर्म जो है, दोनों को इंटीग्रेट करके, या मैं कहूँ एक नया ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें साइंस को भी इंटीग्रेट किया गया हो और रिलीजन को, एक प्रैक्टिकल रिलीजन को इंटीग्रेट किया गया हो, इस तरीके के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को हम क्रिएट करें। तो ये कुल मिला के ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट निकल के आ गया, अब आखिरी में वो क्या आ रहा है कि जापान वांटेड टू क्रिएट इट्स ओन वर्जन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वो कैसा होगा, वो होगा साइंस और रिलीजन को मिलाकर, क्लियर है।
आधुनिकता की परिभाषा यहाँ पर आकर अब खत्म हो रही, एक नए वर्जन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को जापान लेके आना चाहता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे वीडियोस आपके लिए अरेंज हैं मैग्नेट ब्रेन्स में। वेबसाइट पे आप सर्च करें www.magnetbrains.com, तो इस तरह से आपको एक लिस्ट दिखेगी। सारी क्लासेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। अब चूँकि हम यहाँ क्लास 11 की बात कर रहे हैं, तो आप क्लास 11 पे जब क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पेज, जहाँ पर सारे फैकल्टीज़ विद देयर सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही क्लास 11th हिस्ट्री भी दिख जाएगा आपको। आप वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तब आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा, ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं हमने वहाँ पर बना के रखे हैं, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को, टॉपिक को आपको देखना, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक दिस, इस तरीके से। सो दिस इज़ आवर एक्चुअली एफर्ट, द एक्चुअल एफर्ट, ठीक है। वाई, क्यों? ताकि आपके उन सारे एफर्ट जिनकी वजह से आपका टाइम, रिसोर्स ड्रेन हो रहा है, उसको हम सेव कर सकें और आपको हम जो प्रोडक्टिविटी है उस तक पहुंचा सकें, आपके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की तरफ पहुंचा सकें। आपको करना क्या है, बस यू हैव टू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, और साथ साथ स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।